रुक जाओ दोस्तों, 25 साल बाद पछताना नहीं तो आज यह सच जान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, साल 2001। 3 दोस्त हैं, अमन, अक्षय और निखिल। तीनों रायपुर स्टेशन से मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं। बिल्कुल एक जैसी शुरुआत, एक ही कॉलेज, एक ही आईटी कंपनी में नौकरी, और मजे की बात, शुरुआती सैलरी भी एकदम बराबर। लेकिन अगले 25 सालों में ना, पैसों को लेकर इनके फैसले इन्हें बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। मतलब ये चर्चा सिर्फ पैसों की नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, अनुशासन और समय के उस जादू के बारे में है जो किसी को भी अर्श से फर्श या फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बराबर सैलरी वाले 3 दोस्त पूरी तरह से अलग आर्थिक मंजिलों तक कैसे पहुंच जाते हैं। अक्सर हम लोग मानते हैं ना कि जो ज्यादा कमाता है वही ज्यादा अमीर बनता है, पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जब आमदनी एक हो, पढ़ाई लिखाई एक हो और शहर भी एक ही हो, तो ऐसा क्या जादू होता है कि एक इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है, दूसरा प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और तीसरा सीधा करोड़पति? जवाब बहुत ही सिंपल है, आदतें। यही आदतें तय करती हैं कि लंबे समय में हमारी असली वेल्थ क्या हो। मुंबई के उस 2001 वाले दौर को देखते हैं। तीनों की सैलरी तय हुई 45,000 रुपए। भाई, उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। तीनों ने कंजूरमार्ग इलाके में ऑफिस के पास एक फ्लैट लिया, 12,000 रुपए महीने के किराए पर। मतलब हर एक के हिस्से में आए 4,000 रुपए। एकदम सॉलिड और बराबर की शुरुआत, राइट? इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि वेल्थ इस बात से नहीं बनती कि शुरुआत में कमाई कितनी है, बल्कि इस बात से बनती है कि उस कमाई का आगे किया क्या जाता है। अब देखिए, असली खेल शुरू होता है पहली सैलरी मिलने पर। हाथ में पहली सैलरी आते ही जो फैसले लिए गए ना, वहीं से अगले 20 सालों की नींव रखी गई। अमन ने क्या किया? सीधे एक फैंसी क्लब में 6,000 रुपए की पार्टी दे डाली और ऊपर से बिना सोचे समझे 1.5 लाख की लिमिट वाला एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लिया। उसे लगा बस फ्री का पैसा मिल गया। दूसरी तरफ निखिल ने क्या किया? एकदम शांति से अपनी पहली सैलरी में से 15,000 रुपए सीधे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की SIP में डाल दिए। एक ने तुरंत मिलने वाली खुशी को चुना और दूसरे ने अपने फ्यूचर का बीज बो दिया। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप की, जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। अमन इसी जाल में बुरी तरह फंस गया। कॉर्पोरेट दुनिया की चकाचौंध, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े पहने कलीग्स, इन सब को देखकर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स आ गया। उसने तुरंत EMI पर 45,000 का नया फोन ले लिया और सिर्फ दिखावे के लिए वो सस्ता कंजूरमार्ग वाला फ्लैट छोड़कर लोअर परेल में 18,000 महीने के किराए वाले फैंसी फ्लैट में शिफ्ट हो गया। आमदनी तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में खर्चे कई गुना बढ़ गए। खैर, अक्षय का रास्ता इन दोनों से बिल्कुल अलग था। वीकेंड्स पर जहां अमन पब और पार्टियों में पैसे उड़ा रहा था, वहीं अक्षय संडे के दिन धूल मिट्टी से भरे द्रोणागिरी इलाके के चक्कर लगा रहा था। वो सिर्फ 10 रुपए का वड़ा पाव खाता और वहां के लोकल लोगों से सिडको के नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी निकालता। दरअसल अक्षय उस रूल को फॉलो कर रहा था कि असली पैसा वहां बनता है जहां कोई और नहीं देख रहा होता। वो अपनी सैलरी का सीधा 40% यानी 18,000 रुपए हर महीने एक रियल एस्टेट सीड फंड में डाल रहा था, चकाचौंध से दूर, एक ऐसे मौके के इंतजार में जिसे उस वक्त कोई और नहीं देख पा रहा था। अब आते हैं निखिल पर। निखिल का गणित बिल्कुल अलग था। ऑफिस के सीनियर उसे रोज शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाते थे, लेकिन निखिल वो एकदम क्लियर था। उसे भरोसा था रूल ऑफ 72 पर। यह रूल बड़ा कमाल का है। अगर 72 को अपने सालाना रिटर्न की दर से डिवाइड कर दें तो पता चल जाता है कि पैसा कितने सालों में डबल होगा। उसने अपनी डायरी में सिंपल सा हिसाब लगाया, अगर 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो हर 6 साल में पैसा डबल। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि असली वेल्थ रोज की सट्टेबाजी से नहीं, बल्कि सब्र और इस सिंपल से गणित से बनती है। तो चलिए टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 7 सालों में ये सब कैसे एक बहुत बड़े तूफान की शक्ल ले लेता है। 2008 तक आते आते तीनों की सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए महीना हो चुकी थी। बाहर से देखने पर तीनों एकदम सेटल्ड और सक्सेसफुल लग रहे थे। लेकिन फिर आया 2008 का वो मनहूस साल, जब लेमैन ब्रदर्स गिरा और पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी छा गई। बस यहीं पर असली टेस्ट हुआ कि किसकी नींव कितनी मजबूत थी।
ये साल इन तीनों की रणनीतियों का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बन गया। अब देखते हैं कि मंदी के इस बवंडर ने इन तीनों का क्या हाल किया। ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमन 1 लाख कमा रहा था, पर खर्चे 1,20,000 के थे। क्रेडिट कार्ड्स फुल हो चुके थे और हर दिन नौकरी जाने का खौफ मंडरा रहा था। वहीं अक्षय के पास सालों की उसी बचत से पूरे 12 लाख रुपए कैश पड़े थे। और निखिल, उसका 25 लाख का शेयर बाजार का पोर्टफोलियो आधा होकर 12 लाख पर आ गया था। सोचिए, क्राइसिस एक ही था, लेकिन उस क्राइसिस को झेलने की उनकी कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क था। बाजार में जब हाहाकार मचा था, तब निखिल ने वॉरेन बफेट की उस फेमस लाइन को सच कर दिखाया, जब सब लालची हो तो डरो, और जब सब डरे हो तो लालची बन जाओ। जब उसके ऑफिस के ट्रेडर कॉलीग्स डिप्रेशन में आकर अपना सब कुछ बेच रहे थे, निखिल एकदम शांत था। उसने ना सिर्फ अपनी SIP चालू रखी, बल्कि इस क्रैश का फायदा उठाते हुए जब शेयर्स कौड़ियों के भाव मिल रहे थे, तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया। उसे इंडिया की टॉप 50 कंपनियों पर पक्का भरोसा था कि भाई, यह अचानक से जीरो तो नहीं हो सकती। सच में ये पैनिक पर लॉजिक की बहुत बड़ी जीत थी, और इस पैनिक का फायदा अक्षय ने भी जमकर उठाया। मंदी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट तो औंधे मुंह गिरा पड़ा था। बिल्डर्स के पास कैश नहीं था। अक्षय को द्रोणागिरी में ही एक ऐसा बिल्डर मिला जिसे अर्जेंट कैश चाहिए था। अक्षय ने थोड़ी मदद अपने पापा से ली, और पता है क्या हुआ? जो फ्लैट 25 लाख का था, उसे सिर्फ 14 लाख रुपए कैश देकर अपने नाम कर लिया। सीरियसली, जब हर कोई डरा हुआ था और प्रॉपर्टी के दाम गिरने का रोना रो रहा था, तब अक्षय ने अपने सालों की उस शांति वाली सेविंग्स का एकदम सही जगह इस्तेमाल किया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2011 तक। मार्केट ने शानदार कमबैक कर लिया था, और अब टाइम था उनके उस कड़े अनुशासन का इनाम मिलने का। अक्षय का वो द्रोणागिरी वाला इलाका जो कभी वीरान था, अब वहां सड़कें और बिजली सब आ चुका था। उसका 14 लाख का फ्लैट अब 45 लाख का हो चुका था, और तो और 15,000 महीने का किराया भी आने लगा। वहीं निखिल, उसका पोर्टफोलियो मार्केट की रिकवरी और कंपाउंडिंग की पावर से सीधा 65 लाख रुपए पर पहुंच गया। इन दोनों ने अपनी सॉलिड वेल्थ खड़ी कर ली थी, जबकि अमन, वो इस रेस में अभी भी बिल्कुल खाली हाथ खड़ा था। तो भाई, इन सब के बीच अमन कर क्या रहा था? 2013 तक आते आते वो 1.5 लाख महीना तो कमाने लगा था, लेकिन उसने एक और ब्लंडर कर दिया। सिर्फ अपने बॉस और कुछ विदेशी क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने 25 लाख रुपए की एक फैंसी डेस्टिनेशन वेडिंग कर डाली, और वो भी 14% के भारी भरकम पर्सनल लोन पर। हनीमून से वापस आते ही रियलिटी चेक मिला। हर महीने पूरे 42,000 रुपए सिर्फ EMI में जा रहे थे। दिखावे की इस बीमारी ने उसकी आधी सैलरी तो महीने की पहली तारीख को ही साफ करना शुरू कर दिया था। चलिए अब एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे निखिल ने 2015 आते आते खुद एक्सपीरियंस किया। कंपाउंडिंग का 732 रूल। ये बहुत ही गजब का रूल है। पहले 7 साल होते हैं बेस फेज, जहां पैसा कछुए की चाल से बढ़ता है और आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। फिर आते हैं अगले 3 साल यानी ग्रोथ फेज, जहां रिटर्न एक्सपोनेंशियल होने लगता है, ब्याज पर ब्याज। और फाइनली आता है 11वें और 12वें साल का लीप फेज। यहाँ पैसा ऐसी छलांग मारता है कि 1 साल का रिटर्न पूरी सालाना सैलरी से भी ज्यादा हो जाता है। इसी जादू के दम पर निखिल का पोर्टफोलियो बिना लाइफस्टाइल बदले सीधा 1.8 करोड़ तक पहुंच गया। क्या बात है। और इस बीच बेचारा अमन, वो खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा चुका था जिसे हम द रैट रेस कहते हैं। सैलरी बढ़कर 1,80,000 हो गई थी, लेकिन खर्चे रॉकेट की तरह आसमान छू रहे थे। एक दिन बॉस ने उसकी पुरानी बाइक का मजाक क्या उड़ाया। भाई साहब जाकर 18 लाख की एक चमचमाती SUV उठा लाए, वो भी 16 लाख के लोन पर। मतलब EMI का एक और भारी पत्थर गले में बांध लिया। वो बिल्कुल उस चूहे की तरह हो गया था जो एक गोल पहिए पर पूरी जान लगाकर भाग तो रहा है, पसीना भी बहा रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। इधर 2018 तक अक्षय सिर्फ सेविंग्स वाले फेज से बहुत आगे निकल चुका था। उसने फाइनेंस के एक बहुत ही एडवांस टूल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं लिवरेज। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपना खुद का पैसा फंसाए बिना बैंक या दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके एक नई और बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करना। ये सुनने में थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन आइए देखते हैं कि अक्षय ने इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे प्ले किया। अक्षय ने क्या किया, अपने उसी द्रोणागिरी वाले फ्लैट को बैंक में गिरवी रखा और लोन लेकर नवी मुंबई के उल्वे में 80 लाख रुपए की एक कमर्शियल दुकान खरीद ली। फिर उस दुकान को एक बैंक के ATM के लिए किराए पर दे दिया। अब इसका गणित समझिए, एकदम माइंड ब्लोइंग है। बैंक की EMI जा रही थी 55,000, लेकिन ATM से किराया आ रहा था 65,000 रुपए। मतलब किराएदार ही लोन चुका रहा था, और उल्टा हर महीने 10,000 का शुद्ध मुनाफा अक्षय की जेब में आ रहा था।
और सबसे बड़ी बात, 80 लाख की वो प्रॉपर्टी अब अक्षय के नाम थी। इसे कहते हैं फाइनेंस का असली मैजिक। फिर आया 2020 का वो दौर जब पूरी दुनिया थम गई थी। पैंडेमिक, मार्केट एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। ऐसे में अमन एक बार फिर उसी शॉर्टकट के लालच में फंस गया। कोई सॉलिड बैकअप बनाने के बजाय वो रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहा था। दोस्तों के उकसाने पर उसने अपनी आखिरी बची खुची 50,000 की सेविंग्स को बहुत ही वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी और मीम कॉइन्स में लगा दिया। ये किसी जुए से कम नहीं था यार, जहां एक छोटी सी भी गलती पूरी की पूरी पूंजी को पलक झपकते ही साफ कर सकती थी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अमन, अक्षय और निखिल तीनों ने एक ही प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन पकड़ी, लेकिन 25 साल बाद उनके डेस्टिनेशंस बिल्कुल अलग है। तो आज के दौर में किसी भी इंसान की लाइफ किस रास्ते पर जा रही है? क्या वो सिर्फ खर्च करने और EMI भरने वाली रैट रेस है, या फिर समझदारी से मौके तलाशने वाला अक्षय का लीवरेज मॉडल है, या निखिल की तरह शांत अनुशासन और कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा है? ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि आज के फैसले ही कल का भविष्य तय करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत चुनाव है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मोटिवेशन स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।